नमस्कार, जागो जनमत में आपका स्वागत है। और मेरे साथ आज दो बड़े गेस्ट मौजूद हैं। रामगंज मंडी के विधायक माननीय श्री मदन दिलावर साहब और वार्ड 6 कोटा दक्षिण के पार्षद नितिन धारीवाल। सर, रामगंज मंडी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र को लेके वहाँ जो डॉक्टरों की कमी और मेडिकल सुविधाओं को लेके आपने 2 बार धरने दिए, क्या रहा नतीजा? देखो, लगभग 16 साल से वहाँ लगभग अस्पताल खाली पड़े हैं और हम सब लोगों की मांग थी कि वहाँ डॉक्टर आने चाहिए। और वहाँ सरकार ने 75 बेडेड हॉस्पिटल घोषित किया हुआ है, ट्रॉमा हॉस्पिटल खोलने की बात की हुई है, लेकिन उस CHC में डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर यानी स्पेशलिस्ट नहीं। 16 डॉक्टर की जगह पर वहाँ मैं गया जब 3-4 डॉक्टर थे, वो MBBS से 1-2 स्पेशलिस्ट होंगे, ये थे। कोरोना काल में मेरे विधानसभा क्षेत्र में 750 लोगों की जाने गई है और एक चिकित्सा के अभाव में अनेक जाने इनमें से गई है। मेरे को बहुत कष्ट हुआ इस बात को लेकर के कि चिकित्सा नहीं मिलने के कारण से जान चली जाए। मैं समझता हूँ सरकारों का इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन ये आपको अजीब नहीं लगा कि एक विधायक को जो है कई बार मिलने के बाद कलेक्टर के चैम्बर में 2 बार धरना देना पड़ा? उसी की बात बता रहा हूँ। मैंने धरना दिया, उसका लाभ ये हुआ कि अभी तक मैं लगभग पूरी तहसील में 11 डॉक्टर लगा पाया हूँ। उपलब्धि है ये। और फिर कल मैं राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन जी आर्य से मिलकर के आया हूँ। उन्होंने तुरंत ही चिकित्सा विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि जो PG के डॉक्टर्स लगाइए, यानी विषय के स्पेशलिस्ट लगाइए, ताकि वहाँ लोगों को लाभ मिल सके। मैं समझता हूँ कि उनके आदेश के बाद जो सूची निकलेगी उसमें कुछ डॉक्टर्स लगेंगे। सरकारें कलेक्टरों की नहीं सुन रही क्या? आपको मुख्य सचिव तक जाना पड़ा? मुझे यही लगता है, क्योंकि मैं पहले पत्र मुख्यमंत्री को भी लिख चुका, पत्र चिकित्सा मंत्री को भी लिख चुका, प्रमुख शासन सचिव को भी लिख चुका, लेकिन अभी जो 11 डॉक्टर लगे तो मुझे कुछ आशा जगी है। और फिर उसके बाद मैं इन्हीं से कहने वाला हूँ कि तुमने 75 बेडेड जो हॉस्पिटल घोषित किया है उस पर डॉक्टर की संख्या अनुमानतः 30 डॉक्टर एक CHC में होना चाहिए। भला उसकी बात करेंगे। एक सवाल और कि कोटा में चूंकि बहुत मेडिकल कॉलेज भी है, दूसरे अस्पताल भी हैं, इसके बावजूद भी जिला अस्पताल की घोषणा जो है वो कोटा में उन्होंने की और चंबलपार एरिया में बना रहे। रामगंज मंडी के 75 बेडेड हॉस्पिटल को क्यों जिला अस्पताल घोषित नहीं करवाने के लिए आप प्रयास करते हैं? सुविधाएं बढ़ जाएगी। देखो, ये घोषणा कर भी देंगे लेकिन करेंगे नहीं। मैंने पहले ही कहा कि 2 साल हो गए इनको 75 बेडेड हॉस्पिटल घोषित करते, उसमें न डॉक्टर लगाए हैं न पैरामेडिकल स्टाफ लगाए, एक सोनोग्राफी मशीन वहाँ नहीं। इससे ज़्यादा बदतमीजी अव्यवस्थाएं क्या हो सकती है? और सरकार का ध्यान नहीं, कोई देखता ही नहीं है। तो मैं जो कल्पना करूँगा वो घोषणा कर भी देंगे तो भौतिक रूप से करने वाले नहीं हैं, इसलिए सरकार से आशा नहीं है। मुझे आशा है कि 2 साल 2.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है तो उसमें सब कुछ करने वाले हैं। अभी जो सरकार चल रही है उसके बारे में, सचिन पायलट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो एक बार तो आ चुके थे आपकी झोली में, आपकी पार्टी की झोली में। देखो, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, मैं इसमें कुछ भी नहीं करना चाहता। उनके आपस में लड़ाइयाँ चल रही है। अशोक जी गहलोत साहब पायलट जी को कहते हैं ये मक्कार है, नाकारा है, बेईमान है, आपस में लड़ाता है। अब उनके अंदरूनी मामलों में हम दखल नहीं देना चाहते, लेकिन कुल मिलाकर ये इसके कारण से जनता को नुकसान हो रहा है। महामारी के दौर में, जब महामारी के दौर में सरकार बिल्कुल फेल रही है। भारत सरकार ने इतनी ऑक्सीजन दी, उसके बाद भी इतने नुगरे हैं कि उनकी बदनामी कर रहे, झूठ बोल रहे हैं। और इस सरकार को किसने रोका था ऑक्सीजन लाने के लिए?
प्लांट लगाने के लिए। नहीं, माननीय मोदी जी ने तो 200 केंद्र सरकार ने कहा था कि सेंट्रलाइज रहेगी ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था। माननीय मोदी जी ने 200 करोड़ रुपए पहले ही दे देते, पहली जब लेर आई थी कि तुम ये लगाओ। उन्होंने सेंट्रलाइजेशन इसलिए कहा था कि भाई सबको यहाँ पहुँचे, पर इनको लगाने से रोका था। नहीं, लेकिन अलवर में जो ऑक्सीजन बन रही थी वो कहीं और जा रही थी और जामनगर से ऑक्सीजन को राजस्थान में आ रही थी। सुनो 120 मेट्रिक टन गैस थी वो। यदि ये करे तो इसी को यहाँ देंगे तो 660 कहाँ से लाते? इनके पास तो यही थी ना, यही करे तो हमारी ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, उसके बदले में 660 मेट्रिक टन गैस दी तो कहाँ से लाते यदि हम इनको पर छोड़ देते? इन्होंने तो जब ये कोरोना वैक्सीन की बात चली तो ये कहा मोदी जी ने सेंट्रलाइजेशन कर रखा है, स्टेट्स को नहीं सेंट्रलाइजेशन कर रखा है। उन्हें सेंट्रलाइजेशन छोड़ दिया और इनको दे दी। तो कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन टेंडर करें, करो, उनको वो भी करो, वो भी छूट दे दी। कितनी वैक्सीन ला पाए? मजबूरी में जब लोग मरेंगे, परेशानी होगी, तो उनका कि स्टेट गवर्नमेंट ये फेल है, ये काम नहीं करना चाहती, तो उन्होंने अपने हाथ में ली और ये कहा कि सबको मैं ऑक्सीजन, सबको मैं वैक्सीन फ्री दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का डर भी था। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिए कि तुम फ्री देना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई इस पर विचार करना चाहिए और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार ही ये मान लिया कि हमको देना चाहिए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के डर से नहीं किया, क्योंकि ऑक्सीजन ला ही नहीं पा रहे थे, ये अरेंज ही नहीं कर पा रहे थे, तो लोग मरते। इसलिए मोदी जी हिंदुस्तान के लोगों को मरते नहीं देख सकते, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, और इसलिए किया है। अपनी जेब मिटाने के लिए अशोक जी गलत करे, मैंने मांग की थी, तुम तो चंद्रमा को लाने की मांग कर लो, तुम्हारे क्या? लेकिन कल जो कांग्रेस ने श्वेत पत्र जारी किया है उसमें तो उन्होंने कहा है कि जब लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे तो नरेंद्र मोदी जो है पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाओं में व्यस्त थे। कांग्रेस के इन बयानों पे आपके देखो चुनाव हो रहे थे तो चुनाव में सब राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए, और ऑक्सीजन की जरूरत थी जिसकी बात ये कर रहे हैं, तो पहला प्रधानमंत्री है जिसने हवाई जहाज से टैंकर लोड करके, ज़्यादा टाइम न लगे, हवाई जहाज से टैंकर पहुंचाए हैं, ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचाए हैं। किसी ने पहुंचाए होंगे बेटा? नहीं, लेकिन ये जो कितने टैंकर्स पहुंचाए हैं? मौतें हुए स्टेट गवर्नमेंट के गलत कारनामे के कारण से। तो केंद्र को आप जिम्मेदार नहीं मानते? मैं इसलिए नहीं मानता, मेरी बात सुन ले पहले। मैं इसलिए नहीं मानता कि यदि ये क्वारंटाइन सेंटर खोल देते पहले से, तो जिनको हो रहा है या संभावित है वहाँ दूसरे भी नहीं जाते। इन्हें क्वारंटाइन सेंटर खोले नहीं और सब घूमते रहे और वो बढ़ता रहा। इनके नाकारापन के कारण से हुआ। इनके इंतजाम नहीं थे, इसके कारण से हुआ है। इन पर डॉक्टर नहीं थे, इसके कारण से हुआ है। इन पर कोई सुविधाएं नहीं थी। ये कहते दवा भी तुम दो, अब दवा भी भारत सरकार देगी। ये कह रहे हम तो भीख मांग रहे थे। अरे भैया, भीख मांगने वाला तो कटोरा साथ ले जाता है। तुम्हारे पास जितनी गैस आवंटित भारत सरकार कर रही थी उतने ले नहीं पा रहे थे। तुम्हारे पास तो टैंकर ही नहीं थे। टैंकर आ गए तो तुम्हारे पास सिलेंडर नहीं थे। सिलेंडर भारत सरकार ने दे दिए तो तुम्हारे पास रेगुलेटर नहीं थे। ये तो पूरे देश की समस्या थी ना कि क्रायोजेनिक टैंकर और सिलेंडर तो मध्य प्रदेश में भी नहीं थे, वहाँ तो आपकी सरकार है। देखो, हरियाणा में भी नहीं थी। हमारी सरकार तो वहाँ अभी आई है। कांग्रेस की सरकार थी पहले वो। नहीं, लेकिन ये तो देश भर में समस्या। नो, पूरे देश भर में ऑक्सीजन की इतनी समस्या नहीं थी जितनी यहाँ थी। और देश भर के मुख्यमंत्री इतने नुगरे नहीं थे जितने भेजने के बाद भी जिस भाषा में बात कर रहे थे। हम भीख मांग रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। तो सिलेंडर भी भारत सरकार देगी, रेगुलेटर भी भारत सरकार देगी। तो ये क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करना चाहते, जाए सब्जी बेचें, फिर यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? एक सवाल और कि अब जब केंद्र सरकार पूरा टीकाकरण करेगी सब 18 से 44 साल का, तो राज्य सरकार ने बहुत बड़ा फंड जो है वो लोगों से, जनसहयोग से इकट्ठा किया है। कई विधायकों ने भी उसके लिए पैसे दिए, कई लोगों ने भी, संस्थाओं ने भी पैसे दिए हैं। तो अब क्या करे मतलब सरकार? अब बार जो वैक्सीन के लिए नाम पर जो पैसा दिया है जनता ने, उस पैसे को लौटाना चाहिए।
जनता को या केंद्र सरकार को? मैं तो कहता हूँ यदि केंद्र सरकार को न भी लौटाए तो जनता को ही लौटा दे या फिर केंद्र सरकार को दे दे। चलो केंद्र सरकार न भी दे मान लेते हैं क्योंकि ये केंद्र सरकार को अपनी दुश्मन मानते हैं, तो जनता को तो लौटा दें। और हमसे 3-3 करोड़ रुपए के एमएलए से लिए हैं, वो हमारा लौटा दे ताकि हम जनता का विकास करेंगे, गांव का विकास करेंगे, हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन उस पर भी सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गए। एक वो आपका प्रिय विषय जिस पर सबसे ज़्यादा आप मुखर होकर बोल रहे थे, वसुंधरा राजे को लेके प्रहलाद गुंजल और भवानी सिंह राजावत के बयान आए और आपने कहा कि आपने उसको अपोज किया। आप क्या सोचते हैं? वसुंधरा जी तो हाड़ौती के नेता हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, इसलिए विरोध करना है या कोई? मैंने किसी को अपोज नहीं किया, मैंने मेरी बात कही है। मैं किसी को अपोज भी नहीं करता, वो उनके विचार हो सकते हैं, पर जो हमारी पार्टी की रीति नीति है, वो रीति नीति ये है कि हम मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तय नहीं कर सकते। पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर विचार करता है और फिर विधायक दल तय करता है। नहीं, लेकिन पहले आपने वसुंधरा जी का नाम चेहरा बाकायदा घोषित किया मुख्यमंत्री के रूप, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में मैं कहता हूँ ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। मैंने पहले ही कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर देगा कि इनके नाम पर लड़ेंगे, उनके नाम पर लड़ेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करने का तो नहीं करेगा। चुनाव लड़ने का पार्टी तय करती है किसके नाम पर लड़ना है, नहीं लड़ना है। मुख्यमंत्री बनाना विधायक दल तय करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं, लेकिन 2.5 साल बाद जब आप कह रहे हो कि वापसी हम लोग करेंगे, तो ये फूट जो है पार्टी बिल्कुल 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। पार्टी में कोई फूट नहीं है। पार्टी का सीधा सपाट राष्ट्रीय महामंत्री जी का भी कल परसों का आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी श्रीमान अरुण सिंह जी का, उनका संगठन सर्वोपरि है। केवल चेहरे से ही जीतते हैं। नहीं सर, लेकिन एक मिनट केवल चेहरे से जीतते तो गलतफहमी है। हमारे पास कल्याण सिंह जी से बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में नहीं था, मध्य प्रदेश उमा भारती से बड़ा चेहरा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने पार्टी से चुनाव अलग होकर लड़ा तो क्या रहा? नहीं तो फिर पार्टी सर्वोपरि है। जो पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करती है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाएंगे, पर वो पार्टी के साथ होगा। यदि कोई कहे मेरा चेहरा तो इतना बड़ा है कि मैं तुम्हें जीत के आ सकती हूँ, तो इन हालात का नुकसान पार्टी को नहीं होगा क्या? आप तो बट गए दोनों दो। पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता है, कोई धड़ा नहीं। वसुंधरा जी के एपिसोड से मैं किसी के एपिसोड की चर्चा नहीं कर रहा। हमारी जो जहाँ तक माननीय वसुंधरा जी की बात है, वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कभी इस बात को नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए या मेरे को चेयर चालू करवा दी। मेरे को कभी मैं उनके मंत्रिमंडल में मंत्री रहा हूँ। मैं पार्टी का प्रदेश महामंत्री रहा हूँ। अपने नाम मेरे को कभी नहीं कहा उन्होंने। नहीं, लेकिन अपने नाम से इस तरह के जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गरीब आदमी की मदद हो रही है, जो जरूरतमंद है उसका पेट भरा जा रहा है, लेकिन इसको आप सही मानते हो गलत मानते? ये तो जिसने प्रारंभ किया ना उनसे पूछिए, जिन्होंने प्रारंभ किया उनसे पूछिए। तो क्या कांग्रेस वाला कल्चर बीजेपी में भी आ गया कि अपने नेता को खुश करने के लिए कोई? कांग्रेस का कल्चर भारतीय जनता पार्टी में आ ही नहीं सकता। कांग्रेस का कल्चर तो यह है कि आतंकवादियों को अपना काका बनाते हैं, और आतंकवादी मारे जाते हैं ना बाटला हाउस में, जब सोनिया गांधी रात भर रोती है। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ सकता है। अब कोटा का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आपके विधानसभा क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। यूआईटी कमा भी बहुत रही है यहाँ से, लेकिन सड़कों की हालत भी अभी आपने देखी होगी। उन्हीं सड़कों को इन्होंने बनाना ठीक समझा जहाँ पे इनको नीलामी करनी है या जहाँ इन्होंने कॉमर्शियल लैंड में कन्वर्ट किया है चीज़ों को। तो इस इलाके के मुद्दे को लेकर कभी आपने कोई बात नहीं की? आपको बहुत गलतफहमी है। मैं लगातार सड़कों को लेकर के, यहाँ की समस्याओं को लेकर के मैं विधानसभा में भी उठाता रहा हूँ। मैं अधिकारियों से मिला हूँ और उसके परिणाम अभी आए भी हैं। लगभग सभी वार्डों में 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ तक स्वीकृति भी हुए हैं। वो तो पूरे शहर में उन्होंने धारीवाल जी ने 1-1 करोड़ रुपए के काम एक वार्ड में कराने के लिए कहा है, तो उसमें तो कराएगी तो सरकार ही। नहीं, लेकिन जहाँ मैं तो प्रतिपक्ष का एमएलए हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा करना चाहिए था,
इतना पैसा कमाया जा रहा है और भारत सरकार का इतना पैसा है, स्मार्ट सिटी के नाम पर भी करोड़ों रुपए आ रहे हैं, पर इधर नहीं लगाया जा रहा है। जो ये हमसे दोस्ता है, इधर की जनता से दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये क्या स्मार्ट सिटी का पार्ट नहीं हो सकता ये इलाका? इधर सड़कें, पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती? लेकिन ये गहलोत जी का दोगलापन है, दोगलापन है और इससे दुश्मनी निकाल रहे हैं। अरे दुश्मनी मेरे से निकालो ना, मेरी जनता से क्यों दुश्मनी निकालते हो? अब क्या रहेगा आगे सिनेरियो पार्टी में भी? और पार्टी हमारी सरकार बनाएगी, राजस्थान की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी जब भी चुनाव हो। वो तो कांग्रेस की सरकार चली इस तरीके से रही है कि वो मतलब वो बाई दे रहे हो जैसे आपको, मतलब बीजेपी के भी तो कुछ प्रयास ऐसे नजर लग रहा है आपको कि आप मतलब आपकी पार्टी ऐसा कुछ कर रही है जिससे लोग उसे वोट दें? वो तो एक सरकार फेल हो जाएगी। देखो 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 सुनो, दूसरा कोई विकल्प है? आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी भी अप्रैल से लेकर के नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज खाद्यान्न दिया है ताकि खाएंगे। किसानों को 6-6 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष सम्मान निधि के रूप में दे रहे हैं। अभी भी पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें राजस्थान भी है, हम हर घर को नल से पानी देंगे, पानी पिलाएंगे लोगों को। इसके लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राजस्थान सरकार को दे चुके हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। सर, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बारे में भी आप संतुष्ट हैं क्या? खाने का तेल 180 रुपये किलो हो गया। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन ये तो फेलियर है। पहले पूरी बात सुन लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न मिले। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों के सबके मकान भी बने जिनके मकान नहीं है। मैं ये भी चाहता हूँ कि हमको ये जो सम्मान निधि मिले। हमें चाहता हूँ कि जिनको पेंशन मिले, अच्छी सड़कें भी बने, अच्छी बिजली भी मिले, और किसानों को जो अभी माननीय मोदी जी ने 50 किलो के बैग पर जो खाद का बैग है उसको 1200 रुपये की सब्सिडी दी है। 1200 रुपये की एक बैग पर ये सब कुछ हो, पैसा कहाँ से आएगा जी? सर, लेकिन ये सारी योजनाएं तो बरसों से चली आ रही है ना। आपने गैस सिलेंडर को नो, गलत बात है, गलत बात है। 1200 रुपये कब दी थी? खाद पर सब्सिडी किसने दी थी? किसने सम्मान निधि दी थी? नहीं, लेकिन दूसरी किसने निःशुल्क अनाज दिया था? नहीं, दूसरी चीजों पे तो सब्सिडी थी ना। तो किस पे थी इतनी बड़ी सब्सिडी? बताइए मुझे, इतनी ज्यादा सब्सिडी किस पे थी? एक बात बताइए मेरे को, किस पे थी? कांग्रेस ने किस पे दी थी ये? और इसकी देखिए आप, इन्होंने पैसा कमाया है तो लगाया भी। देख रहे हैं आप, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन रोडों की लाइन लग रही है। जनता के हित के लिए है ना, जनता के हित के लिए। नहीं, लेकिन ये कह के 35 रुपए लीटर के पेट्रोल को 110 रुपए लीटर बेचने को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? ये जस्टिफाई इसलिए कर रहा हूं कि राजस्थान सरकार ने सबसे ज़्यादा उस पर टैक्स लगाया हुआ है। राजस्थान सरकार अपना टैक्स ले ले तो यही पेट्रोल अभी 70 रुपये लीटर बिकने लग जाएगा। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान में है, पेट्रोल और डीजल। ये अशोक गहलोत जी की वजह से है सबसे ज़्यादा। आप उठा के देख लें किस स्टेट ने ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ है। तो इसलिए केंद्र के अपराध माफ है? केंद्र का अपराध ही नहीं है, केंद्र का अपराध ही नहीं है। टैक्स ज़्यादा ये लगा रहे हैं इसलिए बढ़ रहा है। इसलिए अमाउंट दिखता है कि साहब पेट्रोल का काम तो भारत सरकार का, इसलिए भारत सरकार ही बढ़ा है। बाकी चीज़ें भी काफ़ी महंगी है। खाने का तेल भी अभी 180 रुपये लीटर तक पहुंच गया था मेरे ख्याल से। मूंगफली देखो, अभी जो मैंने सुना है, हाँ, सरसों के तेल में पहले कुछ मिला करके देते थे, अब भारत सरकार ने उस मिलावट को बंद करा दिया। तो जो सस्ती चीज़ें मिला देते थे, और वो जिसको जो सरसों का तेल जो कहलाता है, जो सरसों के तेल की प्रॉपर्टी होना चाहिए थी, वो समाप्त हो रही थी।
नहीं, लेकिन आप तो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, आप तो समझ सकते हैं इस चीज को कि एक मध्यम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार 180 रुपए नहीं ले सकता, मैं जानता हूँ नहीं ले सकता, तो इसका अर्थ ये कि उसको मिलावटी माल खिलाएं, नहीं, लेकिन सस्ता करके मिलावटी माल खिलाएं, सस्ता करके मिलावटी माल खिलाएं। नहीं तो फिर हम नहीं चाहते उनको मिलावटी माल खिलाएं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, अरे लेकिन अच्छा माल मिले। कर दो कि वो खा ही नहीं पाए, मतलब कीमत नियंत्रण करना किसके हाथ में? मैं मेरी बात बताइए, इधर आप तो कहते हैं किसान को सरसों का भाव अच्छा मिलना चाहिए, इधर कहते हैं तेल सस्ता होना चाहिए, इन दोनों में विरोधाभास है। अभी सरसों का भाव किसान को, जहाँ मैंने देखा जब मैं मंत्री था तो 1100 रुपये क्विंटल बिकती थी, है ना, आज 46 साढ़े 4600 तो समर्थन मूल्य है और अभी 6000 तक बिक रही है। 4 गुना तब से भाव बढ़ गया, पर 4 गुना तेल का भाव नहीं बढ़ा है। मैं कोई इसको जस्टिफाई भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार ने ये कहा कि मिलावटी नहीं खिलाएंगे, जब मिलावटी नहीं, क्योंकि उसमें विदेशों से तेल ला करके मिला देते थे और अब नहीं मिला रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी जो सस्ता हुआ है तेल 15 रुपये या 5 से 15 रुपये के बीच जो कमी आई है वो तो तेल का आयात होने के बाद ही कमी आई। अब वो भी अभी तो विदेश से तेल मंगा रहे हो सस्ता करने के लिए। नहीं, मैंने मिलावट की बात नहीं की, सस्ता करने के लिए सस्ता अपने आप होता है। ये तो एक इसका सिद्धांत है मार्केटिंग का कि जब मांग ज़्यादा होती है और माल कम होता है तो भाव बढ़ता है, और जब मांग कम होती है और माल ज़्यादा हो जाता है तो घटती है। मेरे साथ थे मदन दिलावर, तेज तर्रार भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता, विधायक, और अपनी बात को बहुत मुखर तरीके से रखने वाले। आज उन्होंने बीजेपी का बहुत बढ़िया तरीके से बचाव किया सारी चीज़ों को लेके और सरकार को घेरने की कोशिश की। जुड़े रहिए जागो जनमत के साथ। धन्यवाद सर।